नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद को। यह चैप्टर क्लास 10th के बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जानना यह बहुत ज़रूरी है कि इतिहास क्या होता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इतिहास अतीत में हुई उन घटनाओं का अध्ययन है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यानी इतिहास में हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसने मानव समाज पर अपना प्रभाव डाला हो। ठीक, आप जानते हैं कि इतिहास में ही हम उन तमाम ऐतिहासिक पहलुओं को, ऐतिहासिक परिवर्तनों को जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में बदलाव लाया, हमें आदि मानव से लेकर के यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। साथियों, आप जानते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान के एक विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक, इसी कारण उन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को हम सबसे पहले समझते हैं कि यूरोप है क्या। हम सब जानते हैं कि दुनिया में 7 महादेश हैं। महादेश उन बड़े भूखंडों कहा जाता है जो समुद्र में एक बड़े विशाल भूभाग के रूप में अवस्थित है। तो यूरोप भी उन्हीं 7 खंडों में से एक है, यानी 7 महादेशों में से एक महादेश यूरोप है। जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, वैसे ही एक महादेश यूरोप है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब तो आप समझते हैं, देश। यानी राष्ट्रवाद जो है देश के प्रति, अगर आम भाषा में कहें तो प्रेम है, देश के प्रति प्रेम। अब देखिए, हमें समझेंगे कि देश के प्रति प्रेम कैसे पैदा होता है। तो देखिए, अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को भरती है, जिस कारण वो अपने लिए एक देश की मांग करते हैं या जो उनके लिए देश बना होता है उससे वो प्रेम करते हैं। तो आप समझिए कि राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रति प्रेम है। हम इसे देखते हैं। जैसे हम देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग किसी न किसी पहचान के साथ पैदा होते हैं। जैसे हम किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होते हैं, किसी न किसी जाति में पैदा होते हैं, किसी न किसी धर्म में पैदा होते हैं, किसी न किसी भाषा को बोलने वाले होते हैं, किसी न किसी खास संस्कृति को मानने वाले होते हैं, किसी न किसी खास नस्ल के होते हैं। और उस जो हमें जन्मजात जो पहचान मिलती है, उस पहचान के प्रति हम लगाव रखते हैं और हम चाहते हैं उस पहचान को अधिक से अधिक सम्मान दिया जाए, अधिक से अधिक मान्यता दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पहचान है उसके आधार पर एक देश होना चाहिए। जैसे अगर आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों का देश होना चाहिए, जो हिंदू हैं वो चाहते हैं हिंदुओं का देश होना चाहिए, जो जर्मन है वो चाहते हैं जर्मन लोगों का देश होना चाहिए, जो भाषाई तौर पे अलग अलग लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका अलग देश होना, जैसे बांग्ला लोग चाहते हैं कि उनका अलग देश होना चाहिए। आप अलग अलग जगहों पे चीजें देखेंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद जो है एक तरह से पहचान जो है के प्रति लगाव भी है, पहचान के प्रति लगाव है, जो उस आधार पर हमें देश की मांग करने के लिए प्रेरित करता है। और जब देश बन जाता है तो उस देश के प्रति हमें प्रेम करना सिखाता है। हम एक उदाहरण से देखते हैं, हम भारत पाकिस्तान के विभाजन से समझेंगे। जब आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से 2 धार्मिक समुदाय रहते थे। एक समुदाय था हिंदू, दूसरा मुस्लिम। तो जो यहाँ के हिंदू थे उन्हें लगता था कि हिंदुओं का एक अपना देश होना चाहिए, उसी तरह मुसलमानों को लगता था कि मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए। तो इसीलिए 1947 में हमारा धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, 2 देश
बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो किस पहचान के आधार पे बना? धार्मिक पहचान पे। और धार्मिक पहचान ने हमें क्या सिखाया? राष्ट्रवाद, यानी अपनी धार्मिक पहचान के लिए देश की मांग करना और देश के प्रति प्रेम करना। ठीक, जैसे अब देखते हैं हम थोड़ा सा पाकिस्तान का क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए पाकिस्तान जब बना, किसके आधार पे बना? भारत से अलग होकर के धर्म के आधार पे। एक हिस्सा था जिसे हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान और एक हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखिए समय बदला, ये दोनों जो देश थे इस्लाम को मानने वाले थे, पूर्वी पाकिस्तान भी पश्चिमी पाकिस्तान इस्लाम को मानते थे। तो समय बदला कि देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो उर्दू भाषी लोग हैं, यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू भाषी लोग हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों पर उर्दू को जबरन थोप रहे हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बीच अब अपनी बांग्ला पहचान, यानी जो उनकी भाषा है, उस भाषाई पहचान के प्रति लगाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं कि अब हम इस उर्दू को अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे और एक अलग देश बांग्लादेश की मांग करने लगते। सोचिए कि यही देश था जो हमसे धर्म के आधार पर अलग हुआ। ये दोनों इस्लाम को मानते थे, फिर भी जब इन पर उर्दू जबरन थोपा गया तो इन्हें अपने पहचान के प्रति खतरा महसूस हुआ और पहचान के प्रति लगाव ने उस खतरे को और बढ़ा दिया। उन्हें लगने लगा कि अब हमारे बांग्ला भाषा का भविष्य खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो एक अलग देश की मांग करने लगते हैं। और आप देखे होंगे फाइनली 1971 में बांग्लादेश बांग्ला भाषा के आधार पर बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है किस प्रकार पहचान के साथ कार्य करता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस पूर्वी पाकिस्तान, यानी आज बांग्लादेश हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम आज पाकिस्तान के बतौर जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ भाषा का मामला जो है एक हद तक खत्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बेसिकली अब उर्दू भाषी लोग बहुल है, पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है, और बांग्ला भाषा के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन अभी भी देख रहे हो पाकिस्तान में अलग अलग देशों की मांग चलती रहती है। अब वो मांग किस आधार पे है? तो नस्ल और क्षेत्र के आधार पर है। किस आधार पे? नस्ल और क्षेत्र के आधार पे। अब ये पहचान जो है किधर चला गया? नस्ल व क्षेत्र के लिए। जैसे देखते होंगे कि पाकिस्तान के दो प्रांत, एक तो बलूचिस्तान जहां पे बलोच नस्ल के लोग हैं, ठीक, और वो बलूचिस्तान क्षेत्र में रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी भाषा है, हमारे अपने कल्चर है, हमारी अपनी संस्कृति है, और उस संस्कृति के ऊपर हम पंजाबी, यानी पाकिस्तान के एक प्रांत पंजाब है जिसका पंजाब में बहुत बोलबाला है, वो कहते हैं कि हम इस वर्चस्व को, इस जो है थोपी जाने वाली चीजों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप देखते होंगे बलूचिस्तान के लोग आज एक नए देश बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। देखिए, उसी तरह पाकिस्तान का एक और सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे पश्तून या पठान लोग रहते, वो भी कहते हैं कि हम पंजाबी लोगों का वर्चस्व नहीं सहेंगे, हमें भी अपना एक देश देना चाहिए। वो किस आधार पे? नस्ल और क्षेत्र, क्योंकि वो पश्तून नस्ल के हैं और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग मानते हैं और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। तो आप समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम है, और देश के प्रति प्रेम कहाँ से आता है? पहचान के प्रति लगाव से। कहाँ से? पहचान के प्रति लगाव से। हमारी पहचान अलग अलग होती है, जातीय पहचान होती है, धार्मिक पहचान होती है, भाषाई पहचान हो सकती है, क्षेत्रीय पहचान हो सकती है। जैसे हमने देखा धर्म के आधार पे भारत से अलग हट करके पाकिस्तान बना। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। आपने देखा कि भाषा के आधार पे बांग्लादेश बन गया, है ना, उर्दू के आधार पे पाकिस्तान रह गया, और अभी भी देख रहे होंगे पाकिस्तान में नस्ल और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग देशों की मांग जारी है। अब हम आगे देखेंगे कि जातीय पहचान, यानी जाति हमारे राष्ट्रीय भावना को, यानी देश के प्रति लगाव कैसे पैदा करते हैं। इसे हमें देखने के लिए हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर चलना होगा। आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर न्यूज़पेपर में खबरों को पढ़ा होगा, तो आपको तमिल एवं सिंहली जातियों के विवाद को जरूर जानते होंगे। तमिल जो भारत के तमिलनाडु से जाकर के बहुत पहले श्रीलंका के विभिन्न इलाकों में बस गए, तो तमिल जाति के थे, और वहां पे पहले से सिंहली जाति के लोग रहते थे, और दोनों चाहते थे कि उन्हें
उनके समुदाय को, उनके जाति को अधिक से अधिक सम्मान दिया जाए। और तो जब वहां की श्रीलंका की सरकार ने तमिल लोगों को अधिक महत्व नहीं दिया, तो तमिल लोगों ने अपने पहचान के प्रति लगाव था, उन्हें तमिल पहचान के प्रति, उन्होंने कहा कि तमिलों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने इसके लिए लड़ाई शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्रेम कैसे पहचान के हिसाब से काम कर रहा है। उसी तरह जब हम आगे क्लासों में इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, तो वहां पे राष्ट्रवाद जो चलता है वो कैसे जर्मन क्षेत्र, जर्मन भाषा, जर्मन संस्कृति के प्रति लगाव के कारण चलता है। इटली में इटली की संस्कृति, इटली के रहन सहन, खान पान के प्रति लगाव, संस्कृति के प्रति लगाव, इटली क्षेत्र के प्रति लगाव के कारण चलता है। इसे हम आगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो देश के प्रति प्रेम, और देश के प्रति प्रेम कहाँ से आता है? पहचान के प्रति लगाव से, पहचान के प्रति लगाव से। और आप चाहते हैं आप अपनी पहचान को अधिक से अधिक इज्जत मिले। ठीक, हम आगे देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमें, तो अब आगे हम देखेंगे दोस्तों कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो कैसे आया। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विचार है उसका पहली बार बीजारोपण पुनर्जागरण काल में हुआ। पुनर्जागरण काल में हुआ। हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि पुनर्जागरण होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि पुनर्जागरण जो है, अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस जागरण। यानी पुनः का मतलब होता है फिर से, और जागरण का मतलब जागना, यानी पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। और पुनर्जागरण काल यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी को कहा जाता है। अब याद रखेंगे पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जागना। और एक कब से कब तक था? 14वीं से 16वीं शताब्दी में। और इस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? इटली में। और इटली किस जगह पे? फ्लोरेंस नगर में हुआ था। कहाँ पे? फ्लोरेंस नगर में। तो आप याद रखेंगे बच्चों, पुनर्जागरण कब से कब तक हुआ? 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। और कहाँ पे शुरू हुआ? इटली में। और इटली में कहाँ? फ्लोरेंस नगर में। अब हम समझते हैं कि इन्हें फिर से जागने की या पुनर्जागरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो इससे हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। अगर हम यूरोप के प्राचीन काल को देखें तो यूरोप का प्राचीन काल बहुत ही अद्भुत ज्ञान विज्ञान, तमाम तरह की खोज, बौद्धिक चेतना से भरा हुआ है। अगर आपने इतिहास की थोड़ी बहुत कहानी और किसी अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा तो आपने जरूर सिकंदर का नाम सुना होगा। जैसे हम बच्चे खेलते हैं तो हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। ऐसा क्यों कहते हैं? तो हम इसे अभी समझेंगे। वैसे ही आपने अरस्तु, प्लेटो या सुकरात का नाम सुना होगा। जो जैसे भारत प्राचीन काल में कई बड़े विद्वान हुए, गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे विद्वानों, वैसे ही यूरोप का एक देश था जिसका नाम था यूनान। यहाँ पर कई विद्वान हुए, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और यहाँ तक इतिहास के पिता हेरोडोटस। ठीक, तो ये तमाम विद्वान हुए। इसके अलावा कई महान शासक हुए जिन्होंने यूरोप के वर्चस्व को, यूरोप के बौद्धिक वर्चस्व को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। आप जानते हैं कि सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है और इतिहास में उसे एक महान शासक के बतौर भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि विश्व विजेता, दुनिया इतनी बड़ी है, क्या उसने पूरी दुनिया जीत ली थी? तो इसका जवाब है नहीं। उसने आज जितनी दुनिया हमें ज्ञात है उतना नहीं जीता था, बल्कि उस दौर में जितनी दुनिया के बारे में लोगों की जानकारी थी, उस लगभग सभी क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। इसलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। ठीक, वो यूनान का ही रहने वाला था। यूनान में एक जगह मैसेडोनिया, वहां का शासक था। अब देखिए, यूनान में कई बड़े विद्वान हुए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोटस। हेरोडोटस को आप जानते हैं, हम इतिहास के पिता के बतौर जानते हैं। आप लोगों ने अरस्तु को जरूर सुना होगा, उन्हें हम राजनीति विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े विद्वान रहे होंगे, उनकी कितनी बौद्धिक क्षमता जबरदस्त रही होगी। उसी तरह आप प्लेटो को देखिए। प्लेटो जो है
और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही आदर्शवादी विचारक था। सुकरात के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि सुकरात जो था एक ऐसा विद्वान था जो कहता था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सोचिए, बात कहने के लिए कितनी ज्ञान अर्जित करना पड़ा होगा, कितना अध्ययन करना पड़ा होगा। और बाद में सुकरात को यूनान के लोगों ने, यूनान के लोकतंत्र समर्थक लोगों ने जहर देकर के मार डाला। तो यूरोप का प्राचीन काल इतना उज्जवल था, लेकिन जैसे ही यूरोप पर धर्म का प्रभाव पड़ा तो उसका जो इतिहास था, जो बौद्धिक चेतना थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और उस काल को हम कहते हैं मध्यम काल। कौन सा काल? मध्य काल। इसे यूरोप के इतिहास में अंधकार का युग भी कहते हैं, अंधकार का युग भी कहते हैं। इस काल में यूरोप में कोई ज्ञान विज्ञान की खोज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो लोगों पे ईसाई धर्म, चर्च और पोप का इतना प्रभाव था कि इसके बाहर जाकर के कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। नियंत्रण बहुत कठोर था। लेकिन पहली बार उनकी नींद कब खुली? जब 14वीं शताब्दी आता है तो इटली के बहुत सारे व्यापारी अलग अलग देशों में, अलग अलग दुनिया के इलाकों में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दुनिया इतनी बदल गई है और यूरोप में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि यूरोप को फिर से जागना होगा, नए बदलाव की कहानी गढ़नी होगी। इसलिए यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। और इसी पुनर्जागरण काल में कई तरह के विचार हमारे सामने आते हैं। उन्हीं में से एक विचार राष्ट्रवाद का विचार था। तो आप समझ गए होंगे कि पुनर्जागरण काल यूरोप के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है, और इतना महत्वपूर्ण है कि उसने पूरे यूरोप का भाग्य बदल दिया, पूरा भविष्य बदल दिया। और इसी पुनर्जागरण कारण यूरोप ने पूरी दुनिया पर कई सौ सालों तक राज किया। ठीक, पुनर्जागरण के दौरान यूरोप में उपयुक्तवाद के विचार आए, आदर्शवाद के विचार आए, है ना, लिबरलिज्म आया, उदारवाद आया, बहुत सारे विचार आए, समाजवाद आया, पूंजीवाद आया, तमाम तरह के पुनर्जागरण के बाद विचार आए। उन्हीं समयों में एक विचार राष्ट्रवाद का भी आया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विचारों को आगे बढ़ाने में किन घटनाओं की बड़ी भूमिका रही। तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में दो घटनाओं की बड़ी भूमिका रही। पहली घटना थी फ्रांस की राज्य क्रांति। पहली घटना कौन थी? फ्रांस की राज्य क्रांति। ये क्रांति जो थी 1789 में हुआ था। आप याद रखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और जब क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस के शासक थे लुई 16वां। लुई 16वां, ठीक। इन्हें बाद में 1793 में फांसी की सजा दे दी गई। और इनकी पत्नी थी मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट। इन्हीं के काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस की क्रांति का और राष्ट्रवाद का क्या कनेक्शन है। तो फ्रांस की क्रांति का राष्ट्रवाद के साथ गहरा कनेक्शन है, गहरा संबंध है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने राष्ट्रवाद को एक तरह से कहिए कि भड़काने का काम किया। कैसे? तो अब देखते हैं। फ्रांस की क्रांति से पहले आमतौर पर यह धारणा थी कि राजनीति, शासन समाज के उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग का ही मामला है। उन्हीं का ये खेल है, उन्हीं की खेलना देनी चाहिए। इसमें आम लोगों की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यही लोग शासन चलाते थे। लोगों के लिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, उन्हें कौन से अधिकार होंगे, कौन से अधिकार नहीं होंगे, यह समाज का कुलीन वर्ग तय करता था। कौन सा वर्ग तय करता था? समाज का कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में कौन होते थे? जो देश के बड़े बड़े अमीर व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, धर्मगुरु, मंत्री, अधिकारी और शासक, यही लोग शासन को चलाते थे। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति ने पहली बार इस जो व्यवस्था थी, सोच को धक्का देने का काम किया। क्यों? क्योंकि अब की बार जो फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, इसका नेतृत्व तो फ्रांस का मध्यम वर्ग कर रहा था। मध्यम वर्ग को हम शिक्षित वर्ग भी कहते हैं। मध्यम वर्ग को हम शिक्षित वर्ग भी कहते हैं। फ्रांस में
जो क्रांति हुई उसमें मध्यम वर्ग की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि मध्यम वर्ग समाज का पढ़ा लिखा वर्ग था। उसने देखा कि फ्रांस का जो अधिकांश कर का जो भार है समाज के निचले तबकों पे यानी तृतीय स्टेटस के लोगों पर है, जबकि वहाँ कुलीन वर्ग यानी प्रथम स्टेटस और द्वितीय स्टेटस के लोग के पास अधिकांश जमीन है, सारे अधिकारों से भरे पूरे हैं, जबकि उन्हें कोई राज्य का भार सहना नहीं पड़ता है। तो इन्होंने क्रांति के जरिए कुलीन वर्ग की जो व्यवस्था चली आ रही थी उखाड़ करके फेंक देने का काम किया और लुई 16वां का शासन खत्म हो गया। और इसने पहली बार आम जनता को एहसास दिलाया कि आम जनता भी क्रांति कर सकती है, वह परिवर्तन ला सकती है। राजनीति केवल कुलीन वर्ग का, शासन केवल कुलीन वर्ग का मामला नहीं है, इसे मध्यम वर्ग भी, शिक्षित वर्ग भी आगे बढ़ा सकता है और इस शिक्षित वर्ग के द्वारा किया जाने वाला पहले क्रांतियों में से एक है। अब देखिए, मध्यम वर्ग ने केवल क्रांति ही नहीं किया, उसने एक और काम किया कि ये लोग पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, जिसमें शिक्षक थे, वकील थे, पत्रकार थे और भी समाज के पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने क्या किया कि राजनीति पर, राजनीतिक घटना पे, शासन व्यवस्था पर लेख लिखना अखबारों में शुरू किया और समय तक अखबार में बहुत लेख लिखना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि आपने सुना होगा कि मुद्रण जो व्यवस्था है जिसके जरिए अखबार छपते हैं उसका आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने कर दिया था और यह बहुत अब सुलभ हो गया था, जिसकी वजह से अखबार जो है कहाँ पहुंच रहा था, समाज के आम लोगों तक। कहाँ? समाज के आम लोगों तक अखबार पहुंच रहा था। आम लोग भी अब इस खबरों को पढ़ रहे थे, समाज में, देश में क्या घटना घट रही है जान रहे थे। तो जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं तो आप उस पर चर्चा करते हैं, जब चर्चा करते हैं तो आपका उसके बारे में एक सोच, एक समझ, एक दृष्टिकोण विकसित होता है। जब आपका एक दृष्टिकोण विकसित होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने यही काम किया कि जनता को सोचने समझने के लिए प्रेरित किया। जब आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों के प्रति लगाव बढ़ेगा। आप अपने देश की बेहतरी चाहेंगे, आप अपने समाज की बेहतरी चाहेंगे। अगर सोचिए आपको जानकारी नहीं हो कि देश में गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, तो क्या आप तय कर पाएंगे कि क्या करना है, नहीं करना है? क्या आप सोच पाएंगे कि हमें देश को इस दिशा में ले जाना है, इस दिशा में नहीं ले जाना है? आप नहीं सोच पाएंगे। तो यही काम जो है अखबार जो है कहाँ कर रहा था? फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद फ्रांस में और पूरे यूरोप में कर रहा था, जिसकी वजह से पूरा यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी। यानी हम एक तरह से कहें तो फ्रांस की क्रांति ने दो काम किए। पहली बार आम जनता को एहसास दिलाया कि राजनीति उनका भी विषय है, वह भी सत्ता में परिवर्तन अपनी ताकत के बल पर ला सकते हैं। दूसरा काम कि उसने अखबारों के जरिए राजनीति पर लिखना बोलना शुरू किया, जिसकी वजह से खबरें आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई, जिसको चर्चा, तर्क वितर्क करने लगे। तो आप समझ गए फ्रांस की राज्य क्रांति की बड़ी भूमिका रही। दूसरी घटना जो थी वो थी नेपोलियन बोनापार्ट का विजय अभियान। नेपोलियन बोनापार्ट का विजय अभियान। नेपोलियन बोनापार्ट का विजय अभियान। अब देखिए फ्रांस में क्या हुआ कि 1789 की क्रांति के बाद कुछ समय तक अनिश्चितताओं का दौर रहा, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासन एक लंबे समय तक चला, जिसे हम आतंक के राज्य के नाम से जानते हैं। और उन अनिश्चितताओं की जब समाप्ति हुई तो फ्रांस की राजनीति में एक बड़ा नाम के बतौर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। और यही नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का शासक बना। जब यह फ्रांस का शासक बना तो इसकी भी इच्छा थी कि पूरे यूरोप पर, पूरी दुनिया पर फ्रांस का वर्चस्व होना चाहिए। तो इसने क्या किया कि यूरोप के अलग अलग इलाकों को जीतना शुरू किया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजय अभियानों की शुरुआत की और इन विजय अभियानों के जरिए उसने यूरोप के कई इलाकों को जीता, जिसमें मुख्यतः इटली एवं जर्मनी के इलाके थे। इटली एवं जर्मनी के इलाके थे जो ऑस्ट्रिया से जीते गए थे। तो किससे जीते गए थे? ऑस्ट्रिया से जीते गए थे। इन इलाकों को क्या था कि जब ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे तो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे? छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एक
देश से यानी एक राज्य से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिनके के कारण इनके बीच काफी कम संपर्क थे, काफी कम जुड़ाव था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इन राज्यों को जीता तो इन छोटे छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में बदल दिया ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो। इन छोटे राज्यों को उसने क्या किया, बड़े राज्यों में बदल दिया। क्यों? ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो, क्योंकि अगर छोटे छोटे राज्य होंगे तो प्रशासन चलाने के लिए अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी, अधिक संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बड़े राज्य होंगे तो प्रशासन आसानी से चला पाएंगे, कम संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका फायदा जो है फ्रांस ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, लेकिन इसका फायदा केवल फ्रांस को या नेपोलियन बोनापार्ट को नहीं मिला। इसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के लोगों को भी मिला। वो कैसे? तो इसका फायदा यह हुआ कि जब बड़े बड़े राज्य बदल गए तो पहले जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जो परेशानी होती थी वो खत्म हो गई। तो इनके बीच यानी इटली के लोग जो अलग अलग छोटे राज्य थे, इनके लोगों के बीच में आपसी संपर्क बढ़ा। तो उन्होंने देखा कि हम में कई तरह की समानता, हम एक ही भाषा बोलते हैं, हमारी संस्कृति एक जैसी है, हमारा धर्म एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा खान पान एक है। उसी तरह जर्मनी के लोगों ने भी इस महसूस किया, तो उनके बीच भावना उभरने लगी कि क्यों ना हम अपने लिए एक देश की मांग करें, हमारा एक अपना देश होना चाहिए। तो इसकी बात जो है उनके भीतर घर करने लगी। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इटली एवं जर्मनी के बीच लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पहचान के प्रति समानता ढूंढा। देखा कि हमारे पहचान में काफी समानता है, इसलिए हमारा एक अपना देश होना चाहिए। इसीलिए आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम इटली का एकीकरण देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए इसने क्या किया, तो छोटे छोटे राज्यों को जीत करके ये काम किया और इसका विजय अभियान 1815 तक चलता रहा। कब तक चला? 1815 तक। 1815 में एक लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई। इस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की दुर्भाग्य से या कहेंगे जिन भी कारणों से उसकी हार हो जाती है और इस हार ने नेपोलियन के राजनीतिक शासन का अंत कर दिया। अब वह उसका राजनीतिक से पट्टाक्षेप हो जाता है। इसे हम नेपोलियन का पतन या नेपोलियन का राजनीतिक पतन के नाम से भी जानते हैं। और उसे इस लड़ाई में हार के बाद कैद करके एक द्वीप पर भेज दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट हेलेना द्वीप। और इसी द्वीप पर वो कई वर्षों तक कैद में रहता है और 1821 में इसी द्वीप पर उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे के हम वीडियो में यानी अगले क्लास में हम लोग वियना सम्मेलन देखेंगे कि नेपोलियन के पतन के बाद वियना सम्मेलन क्यों हुई, वियना सम्मेलन ने नेपोलियन के बनाई व्यवस्थाओं को किस तरह ध्वस्त किया, कैसे नेपोलियन के बाद यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे मेटरनिक युग कहते हैं। इन तमाम चीजों को हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।